नीरज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कपड़े का अच्छा खासा व्यवसाय करता था। उसके नीचे करीब 50 से 60 कर्मचारी काम करते थे। उसका धंधा दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहा था और वो अपने काम के बारे में, अपने काम के सिलसिले में बराबर लखनऊ आया जाया करता था और वो कानपुर का रहने वाला था। एक दिन नीरज अपने ड्राइवर से कहता है, दरअसल उसने 2-3 कारें रखी थी और अपने चलने के लिए एक ड्राइवर भी अपने पास रखा हुआ था। उस ड्राइवर से कहता है कि भाई कल जो है वो सुबह सुबह करीब 5-6 बजे आप मेरे घर आ जाना। अब ड्राइवर कहता है कि साहब कल तो रविवार है। तो वो कहता है कि हाँ भाई रविवार है, लेकिन हमें किसी काम से लखनऊ चलना है। वो कहता है कि ठीक है साहब, कोई बात नहीं। फिर वो अचानक उसका ड्राइवर उससे कहता है कि नीरज सर, दरअसल ऐसा है कि मैंने पिछले कई हफ्तों से छुट्टी नहीं ली है, लेकिन अगर बहुत जरूरी काम हो तो कल मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। उसके बाद नीरज कहता है कि हाँ ठीक है, बहुत जरूरी काम है तभी तो चलने को कह रहा हूं। उसका ड्राइवर उससे बोलता है कि ठीक है साहब, आप बताइए सुबह में कितने बजे आ जाऊं। वो कहता है कि सुबह 5 बजे तक मेरे घर पर, मेरे आवास पर आ जाना। ड्राइवर कहता है कि ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। अब ड्राइवर उसका चला जाता है। शाम के समय जितने भी कर्मचारी होते हैं फैक्ट्री के, वो अपने अपने घर चले जाते हैं। अब ड्राइवर रात में ये सोचने लगता है कि उसने कल रविवार के दिन, छुट्टी के दिन बहुत सारे चीज सोचा था कि ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन साहब ने आदेश दे दिया है तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, रात में उसे नींद नहीं आती कि अब देखो कब छुट्टी मिलती है, क्योंकि कंपनी का जो काम था वो बहुत ज्यादा था। उसके सिलसिले में नीरज को ड्राइवर लेकर जगह जगह पर आता जाता रहता था। लेकिन फिर उसका ड्राइवर ये सोचता है कि साहब तो बहुत नेक दिल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, जब भी छुट्टी मांगूंगा आसानी से मिल जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब सुबह 4 बजे के पहले ही, 3:30 बजे ही वो उसके घर पहुंच जाता है और दरवाजे पर नॉक करता है, घंटी बजाता है। जैसे ही घंटी बजती है वैसे नीरज अंदर से आता है, दरवाजा खोलता है और ड्राइवर से कहता है कि वहां पर चाय रखी है तुम्हारी, मैं 10 मिनट में बस रेडी होकर अंदर से आ रहा हूं। जब तक वो चाय पीता है तब तक नीरज रेडी होकर आ जाता है और दोनों कार पर सवार होते हैं और सीधा कार लखनऊ की तरफ रुख करती है। लखनऊ की तरफ ये जाते जाते काफी इनको समय व्यतीत हो जाता है और जब ये उन्नाव पहुंचते हैं कई घंटे का सफर करने के बाद, तो नीरज अपने ड्राइवर से कहता है कि यार भाई काफी देर हो गई हमें चलते चलते, हमने कहीं रास्ते में नाश्ता भी नहीं किया, खाना भी नहीं खाया, कहीं रुक जाओ, हम लोग कम से कम चाय नाश्ता कर लेते हैं। वो कहता है कि ठीक है। अचानक फिर आगे ड्राइवर भूल जाता है, अपनी रफ्तार में गाड़ी चलाता रहता है। अचानक फिर से नीरज कहता है कि यार कम से कम चाय तो पिला दो। दरअसल ये लोग बाहर का खाना नहीं खाते थे, इसलिए ड्राइवर ने ऐसा किया था। वो कहता है कि ठीक है। अब दूर दूर तक उस रोड पर ढाबे नहीं दिख रहे थे। अब नीरज उन्नाव पहुंचने के कुछ पहले ही एक ढाबा छोटा सा दिखता है जो बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होता है। उस ढाबे पर कार को पार्क करता है और पार्क करने के बाद ड्राइवर जाता है। नीरज कहता है कि जाओ मेरे लिए ही पर चाय लेकर आना, मैं सीट फोल्ड करके आराम कर रहा हूं। वहां पर वो ड्राइवर जाता है ढाबे पर और ढाबे पर जैसे ही पहुंचता है वो देखता है कि एक लेडीज, शायद जिसे वो उसने कभी देखा है, कुछ पहचानता है, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी इस महिला को देखा है। अब ये ड्राइवर उस महिला से पूछता है कि क्या आप इस ढाबे पर नौकरी करती हैं या ढाबा आपका है? तो महिला जवाब देती है कि नहीं, मैं ढाबे पर नौकरी नहीं करती हूं, ये ढाबा मेरा ही है। तो वो कहता है कि ठीक है। वो 2 कप चाय का ऑर्डर देता है और 2 कप चाय का ऑर्डर देने के बाद चाय बनकर आती है और ड्राइवर अपने हाथ में दोनों कप लेता है चाय का और प्लेट में ले जाकर अपने मालिक को, नीरज को जैसे चाय देता है, जैसे चाय का पहला घूंट नीरज के मुंह में जाता है, वैसे ड्राइवर के मुंह से निकलता है कि साहब जो ये ढाबे की मालकिन है, ढाबे की संचालिका, ऐसा लगता है कि मैंने इनको कहीं आपके साथ देखा है। अब जब ऐसी बातें ड्राइवर करता है तो नीरज के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कोई सामान्य आदमी भी होगा तो उसके मन में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि आखिर ऐसी कौन सी महिला है। नीरज तुरंत ही अपनी कार से उतरता है और ढाबे की तरफ रुख करता है और जब वो ढाबे पर पहुंचता है उस महिला को देखता है। उस महिला को देखने के बाद उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, संगीता।
और संगीता की नजर जैसे ही नीरज पर पड़ती है और उसे समझ में आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नीरज है, वो भी अवाक रह जाती है। वो अपना दुपट्टे से, पल्लू से अपना मुंह ढकने लगती है, लेकिन फिर सोचती है कि सच्चाई जो है वो कितना भी छुपा लो वो छुपती नहीं। अपना मुंह खोल देती है। फिर नीरज उससे पूछता है कि संगीता, तुम यहां पर ढाबा चला रही हो, तुम तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और तुम्हारे पास पैसा भी बहुत अच्छा खासा था, तुम यहां पर ढाबा क्यों चला रही हो? फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और दोनों आपस में बातें करते करते दोनों के आंखों में आंसू आ जाता है। दोस्तों, आखिर क्या था नीरज और संगीता का संबंध, और आखिर ऐसा क्या था कि ड्राइवर ने नीरज को जाकर कहा कि शायद ऐसा लगता है कि मैंने साहब उस महिला को कहीं आपके साथ देखा है। कहां देखा था उस महिला के साथ ड्राइवर ने अपने मालिक नीरज को? दोस्तों, इसके पीछे की जो कहानी है वो कहानी बहुत ही दिलचस्प है, दिल को छू लेने वाली है और एक सामाजिक सीख देने वाली कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं जिससे समाज को एक अच्छा मैसेज जाए, एक अच्छा संदेश जाए, जिन कहानियों को सुनकर आपके अंदर थोड़ा सा बदलाव आ सके, जिन कहानियों को सुनकर आपके अंदर थोड़ी सी सीख आ सके, ऐसी कहानियां आपके इस चैनल डीडी स्टोरी स्टेशन पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले कहानी शुरू करने से पहले उन लोगों के नाम जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था, उनमें सबसे पहला नाम है श्रवण कुमार हरदोई का, जिनका प्यारा सा कमेंट हमें दोस्तों हर कहानियों पर मिलता रहता है। श्रवण कुमार भाई, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगला नाम है शिव चौहान का, इन्होंने अपना एड्रेस, अपना पता नहीं लिखा था। अगला नाम है सलमान भाई का, सलमान जी ने लिखा है, इन्होंने अपना एड्रेस नहीं लिखा सलमान जी ने, लेकिन लिखा है कि आपने ये वीडियो नहीं बनाई, आपने ह्यूमैनिटी बनाई है, इंसानियत वाली कहानी बनाई। इनका कहने का मतलब है आपने कई लोगों को इस वीडियो से बदला होगा, या आपके इस वीडियो से कई लोग बदले होंगे। तो सलमान भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी यही प्रयास रहता है कि जो कहानियां मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं या जो कहानियां मैं आप तक लेकर आऊं, उस कहानियों से अगर एक व्यक्ति को भी कोई फर्क पड़ता है, कुछ सीख मिलती है या समाज एक सार्थक दिशा में जाता है, तो मैं समझता हूं मेरी कहानी पढ़ने का जो सिलसिला है वो सफल है और सक्सेस है। अगला नाम है आलम स्टील वर्ल्ड मोहाली पंजाब से। इन 4-5 लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर आया था। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें हमारी कहानियों पर मिलता है उनका नाम मैं अगली कहानी में जरूर लेता हूं। इसी श्रेणी में मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप पूरी कहानी देख कर जाएंगे और आपको ये लगता है पूरी कहानी दिल को छू लेने वाली, एक अच्छा संदेश देने वाली थी, तो कहानी में कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस गांव से, किस प्रदेश से, किस मोहल्ले से, कहां से देख रहे थे, ये जरूर बता दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी कहानी किन लोगों तक और कहां तक पहुंच रही है। दोस्तों, फिलहाल कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। दोस्तों, दरअसल कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कानपुर का एक छोटा सा गांव, इस गांव में एक परिवार रहा करता था, राम मनोहर का परिवार। राम मनोहर सेना में एक अधिकारी थे। राम मनोहर की पत्नी घर पर ही रहती थी। राम मनोहर को सेना में करीब 5-7 साल नौकरी करते हो जाता है, लेकिन राम मनोहर को कोई भी संतान नहीं होती। कुछ लोग उन्हें बताते हैं कि भैया अपनी पत्नी का इलाज आप मिलिट्री हॉस्पिटल में कराओ। वो अपनी पत्नी को अपने साथ मिलिट्री हॉस्पिटल में वो लेकर जाते हैं, लेकिन मिलिट्री के डॉक्टर जो होते हैं, जो हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं, वो भी कहते हैं कि आपको इस जन्म में शायद संतान नहीं हो पाएगी, कुछ आपके अंदर बॉडी में कमी है। थक हार जाते हैं। अब इनको लोग, जब गांव वाले ये सब सुनते हैं कब इनको संतान नहीं होगी, तो कई लोग खुश होते हैं, लेकिन गांव के कुछ लोग जो इनसे आत्मीयता रखते थे
मिलनसार स्वभाव था। तो इनको बताते थे कि भैया ऐसा है कि आप किसी मंदिर मस्जिद पर, गुरुद्वारे पर, जहां जहां जिसका जो आस्था रहती थी वो बताता था और ये लोग अपना जा जाकर माथा टेकते थे। अचानक ऐसा लगा कि इनकी मुराद भगवान ने सुन ली और इनके घर एक संतान उत्पन्न होती है जिसका नाम होता है नीरज। नीरज जब पैदा होता है तो घर में एक बार खुशियों का अंबार सा छा जाता है। छाता भी क्यों ना, क्योंकि कई साल बाद इस दंपत्ति को संतान की उत्पत्ति हुई थी और वो भी बेटा। तो खुशियां जो है वो दोगुनी हो गई थी। अब नीरज जैसे जैसे उम्र के साथ बढ़ना शुरू होता है, गांव वाले, पड़ोस वाले, बगल वाले और माता पिता सबको ये लगता है कि ये बच्चा एक न एक दिन इतिहास जरूर रचेगा, क्योंकि बचपन से ही वो बहुत ही ज्यादा खेलने में अच्छा, पढ़ने में अच्छा, बातचीत करने में अच्छा। कहते हैं ना कि होनहार बेदवान के होठ चीखने पार, मतलब उसका आने वाला भविष्य लोगों को पहले से ही दिख रहा था कि ये बच्चा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जरूर करेगा। धीरे धीरे उम्र के कई साल गुजर जाते हैं। अब नीरज बड़ा हो जाता है, उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी कर ली और पिता जो है वो फौज से रिटायर होकर आ भी गए। क्योंकि एक संतान और नीरज के पिताजी राम मनोहर के पास करीब 50 बीघे की पैतृक खेती थी। अब जब नीरज चूंकि जवान हो गया था, उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद उसका नौकरी में मन नहीं लगता था। लेकिन नीरज के पिता मनोहर चाहते थे कि वो, कि बेटा अकेला है और पैतृक संपत्ति यानी पैतृक खेती बाड़ी अच्छी है, अब इसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर ली है, अब ये घर पर रहकर खेती किसानी, और उनके बुजुर्ग अब हो चुके हैं तो उनके साथ उनका हाथ बटाए। लेकिन फिर कुछ दिन बाद गांव के लोगों की बातें सुन सुनकर पिता का जो है वो माइंड बदल जाता है। अब पिता को ये लगने लगा था कि बेटा कहीं ठीक ठाक नौकरी करने लगे। अब वो नौकरी के लिए कहते हैं तो बेटा कहता है कि पापा मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैं एमबीए करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि ठीक है, पिताजी उसके कहते हैं कि ठीक है बेटा कर लो एमबीए, अगर तुम एमबीए करना चाहते हो। अब वो एमबीए भी कर लेता है और फिर सोचता है कि मैं छोटा मोटा कोई बिजनेस कर लूंगा। लेकिन उसके पिताजी नौकरी के पक्ष में थे, क्योंकि वो सेना से रिटायर थे, तो वो चाहते थे कि नौकरी जो है वो सेफ रहेगी, बिजनेस उतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन बेटा चाहता था कि मैं बिजनेस करूं। इस सब बातों को सोचते सोचते 1 साल 2 साल और गुजर जाता है और फिर नीरज की शादी देखने का सिलसिला शुरू होता है। कई लोग नीरज की शादी देखने आते हैं। अब पिता को ये लगने लगता है कि नहीं, अब बेटा जो है वो नौकरी, कई जगह वो इंटरव्यू देता है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता है। अब उसका भाग्य कहिए या कुछ भी कहिए, उसे नौकरी में नहीं जाना था ये कहिए। कई जगह वो नौकरी का इंटरव्यू दे देता है, आवेदन करता है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो दिल से चाहता था कि वो बिजनेस करे। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और फिर शादियां का जोर, शादी का जो है प्रेशर उसके पिताजी के कंधों पर और ज्यादा आ जाता है। इधर माँ जो है वो बुजुर्ग हो रही थी, इसलिए पिता ने एक दिन नीरज को बैठकर समझाया कि बेटा देखो, शादी तो एक दिन करनी ही है, अच्छा होगा कि माँ भी अब बुजुर्ग हो रही है, बेटा तुम शादी कर लो। अब एक रिश्ता आता है और वो लड़की पढ़ी लिखी होती है, ग्रेजुएशन उसने किया था, ठीक ठाक पढ़ी लिखी होती है, बीएड भी कर रखा था। नाम लड़की का होता है संगीता। संगीता को जब नीरज देखता है तो उसे एक अच्छा महसूस होता है। अब नीरज और संगीता की शादी तय हो जाती है और संगीता की शादी होने के बाद संगीता जब नीरज के यहाँ दुल्हन बनकर आती है तो नीरज खुशी से फूला नहीं समाता है, क्योंकि उसने जब संगीता को पहली बार देखा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वो आज लग रही थी। खैर, दोनों की जिंदगी अच्छे से कटने लगती है, दोनों का जो है बसर अच्छे से होने लगता है। अब धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि नहीं, अब कुछ कमाना चाहिए। अब तो शादी भी हो चुकी है और पिताजी भी और गांव वाले, पड़ोस के नात रिश्तेदार सब कहना शुरू करते हैं कि भैया कुछ तो कमाना शुरू करो। अब वो सीधा वहां से दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में कुछ दिन काम करता है, उसका दिल्ली में मन नहीं लगता, फिर वो गाजियाबाद पहुंच जाता है और गाजियाबाद में कपड़े का छोटा मोटा व्यवसाय अपना स्टार्ट करता है। चूंकि एमबीए कर रखा था, जानकारी बिजनेस की अच्छी खासी थी, तब वो गाजियाबाद में अपना व्यवसाय स्टार्ट करता है और हफ्ते में एक दिन वो घर चला जाया करता था।
करीब 1-1.5 साल जिंदगी के ऐसे गुजर जाते हैं। जब भी वो घर जाता तो बड़ा खुश होता, उसे लगता कि उसकी पत्नी ने उसके माता पिता को अच्छी तरीके से परवरिश दी है, अच्छी तरीके से खाना पीना, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है। लेकिन कुछ दिन जब वो लगातार गाजियाबाद से अप डाउन अपने घर 15-20 दिन में करता था, एक दिन जब वो अपने घर थका हारा पहुंचता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा अब ऐसे नहीं चल पाएगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी का बर्ताव अब 2 साल बाद काफी चेंज हो चुका है। अब वो तो सही से चाय छोड़ो, खाना भी सही से नहीं देती है और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कई दिन तो हम लोग भूखे ही सोते हैं या तुम्हारी मां को इस अवस्था में, इस वृद्धावस्था में खाना बनाना पड़ता है। अब जब मीरा जैसा सुनता है तो अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन पत्नी थी कि मानने का नाम नहीं ले रही थी। वो कहती है कि सारी गलती तुम्हारे माता पिता की है। खैर वो समझा के सो जाता है। सोने के बाद वो अगली सुबह उठता है, तैयार होता है और फिर गाजियाबाद के लिए निकलता है। और जब गाजियाबाद के लिए निकलता है, अभी वो अपने घर से महज 10 किलोमीटर चला था, अचानक थाने से एक फोन आता है और थाने वाले कहते हैं उससे कि भैया ऐसा है कि आपको थाने आना पड़ेगा। वो थाने वालों से पूछता है कि सर आखिर ऐसी बात क्या हो गई कि मुझे थाने आना पड़ेगा। थाने वाले कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती है जो फोन पे नहीं की जाती हैं, आप थाने पर आ जाओ। वो सीधा वापस थाने पहुंचता है और जब थाने पर पहुंचता है तो देखता है कि एक जगह पर उसके माता पिता बैठे हैं और एक जगह पर उसकी पत्नी सुनीता बैठी है और सुनीता का मुंह दूसरी तरफ है और फोन पर किसी से बात कर रही और सुनीता के माथे पर पट्टी बंधी हुई है चारों तरफ। वो देखता है, हैरान परेशान हो जाता है, भागकर दौड़कर सुनीता के पास पहुंचता है और पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तो वो कहती है हुआ क्या, कल तुम रात में मुझे समझा रहे थे, तुम्हें याद है ना, तुम्हारे माँ बाप ने मेरा जो है वो सर फोड़ दिया। वो कहता है ऐसा तो हो नहीं सकता है। तब तक उसकी पत्नी तपाक से बोलती है आखिर तुम अपने माँ बाप की गलती मानते ही कब हो, कभी माने हो अपनी माँ बाप की गलती। वो चुप हो जाता है और फिर थाने वालों से पूछता है। थाने वाले कहते हैं कि भैया आपकी पत्नी ने ये जो है हमें लेटर दिया है और इस लेटर में आपके माता पिता के खिलाफ FIR दर्ज करवाया कि आपके माता पिता ने उसको मारा है, आप उसी से बात करो। वो जाता है, अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर विनती करता है, कहता है संगीता तुम मान जाओ। अच्छा यहां पर एक बात और है दोस्तों, संगीता और सुनीता दोनों एक ही हैं, तो अगर मैं नाम संगीता और सुनीता कर रहा हूं तो आप डिफरेंट मत समझिएगा, संगीता सुनीता दोनों एक ही हैं। तब अब संगीता से वो हाथ जोड़ता है तो संगीता कहती है कि मुझसे हाथ मत जोड़ो, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, अब मैं मायके जा रही हूं और तुम्हें तलाक दूंगी। वो कहता है कि ऐसी स्थिति क्या आ गई कि तुम मुझे तलाक दोगी, इतना छोटा मोटा तो घर में होता ही रहता है। कहती है कि नहीं, अब ये सब बिल्कुल नहीं हो सकता है, छोटा मोटा है, मेरा सर फोड़ दिया। वो बहुत मिन्नतें करता है लेकिन वो मानती नहीं। कुछ देर बाद उसके मम्मी पापा आ जाते हैं और अपने मम्मी पापा के साथ वो अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद इधर थाने वाले उसके माता पिता को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब आपके पिता का जो है कोर्ट में केस चलेगा, जो फैसला सुनाना होगा कोर्ट सुनाएगी। वो कहता है कि ठीक है, अपने माँ बाप को घर लेकर चला जाता है, बहुत हैरान परेशान होता है। उसके बाद गाजियाबाद अपने जो श्रमिक थे, जो कंपनी के लोग थे, उनको फोन करता है, सारी स्थिति से अवगत कराता है और घर पर ही रुक जाता है। अब वो जब गाजियाबाद पहुंचता है, उसे कुछ दिन बाद कोर्ट से एक नोटिस प्राप्त होती है कि उसकी पत्नी संगीता ने उसके ऊपर तलाक का कोर्ट केस दायर कर दिया है। बहुत हैरान परेशान होता है। फिर गाजियाबाद से सीधा अपने ससुराल पहुंचता है और ससुराल पहुंचने के बाद संगीता से हाथ जोड़कर विनती करता है कि प्लीज ऐसा मत करो। वो कहती है कि नहीं, अब मैं मूड बना चुकी हूं और मैं अब तलाक लेकर ही रहूंगी। वो कहता है कि ठीक है, जब तुम मूड बना चुकी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप को तो अब बख्श दो। मेरे माँ बाप के ऊपर तुमने झूठी FIR कर दी, अब वो बुजुर्ग मतलब वृद्ध हो गए हैं, अब इस उम्र में वो जेल जाएंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो कहती है कि इसका एक ही तरीका है, वो तरीका यह है कि तुम कोर्ट में आके मुझे तलाक दो और मैं आके कोर्ट में जो तुम्हारे माता पिता के खिलाफ मैंने शिकायत की थी वो शिकायत मैं उठा लूंगी। अब उसके सामने मरता क्या ना करता वाली स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी और वो सोच रहा था कि जिस पत्नी को इतना मानता था, जिस पत्नी को वो इतना लाड प्यार करता था, जिस पत्नी के भरोसे अपने माता पिता को छोड़कर वो गाजियाबाद चला जाता था, वो पत्नी कितनी बड़ी खिलाड़ी है। खैर
अब वो इस शर्त पर मान जाता है और फिर एक समय आता है जब संगीता का और नीरज का दोनों का कोर्ट में तलाक हो जाता है और संगीता जो है कोर्ट में बाकायदा 25 लाख रुपए की मांग करती है अपना गुजारा भत्ता के तौर पर। दोनों के बीच में भी कोई बच्चा नहीं था। 25 लाख रुपए का इंतजाम करके वो सुनीता को यानी कि संगीता को दे देता है। 25 लाख रुपया जब संगीता पा जाती है तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नीरज बेचारा घर चला आता है और अपने माता पिता को लेकर सीधा गाजियाबाद चला आता है। गाजियाबाद में रहने लगता है। गाजियाबाद में रहने के दौरान काफी दिन गुजर जाते हैं। कई साल गुजरने के बाद जब वो एक दिन लखनऊ किसी कामों से जा रहा होता है तो अचानक उस ढाबे पर चाय पीने रुकता है तो देखता है कि उसकी वही पत्नी संगीता जो आज एक ढाबा चला रही, जो मैंने कहानी की शुरुआत जहां से की थी। अब वो पूछता है कि कैसे हुआ संगीता, ये तुम कैसे बन गई, तुम ढाबा कैसे चलाने लगी, तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे थे, 25 लाख मैंने तुम्हें दिया भी था, आखिर ये क्या हो गया, कैसे हो गया। वो बताती है कि दरअसल वो 25 लाख रुपए उसके 2 बहनें थी, भाई नहीं था। बड़ी दीदी जो थी और जीजा, वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी शादी अब करवा देंगे, तुम्हें पैसे भी मिल चुके हैं। फिर कई लड़के देखने आते हैं लेकिन शादी तय नहीं होती। अब उसका जीजा कहता है उससे कि देखो ऐसे शादी तुम्हारी होने वाली नहीं है, दुनिया बहुत लालची है, तुम इन पैसों से प्लाट वगैरह खरीद लो। तो वो कहती है कि जीजा मुझे तो मालूम है नहीं कि प्लाट मैं कहां से खरीदूं। तो वो कहता है कि इन पैसों को मुझे दे दो, मैं तुम्हारे नाम एक प्लाट लिखवा देता हूं। और धीरे धीरे करके 25 लाख रुपया वो अपनी साली से संगीता से ले लेता है। और फिर कुछ दिन शादी देखने का सिलसिला बंद हो जाता है। संगीता जब अपने जीजा से अपने माँ बाप से पूछती है कि आखिर क्या हुआ, शादी मेरी किसी से आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे, और अपने जीजा से पूछती है कि प्लाट का क्या हुआ, आपने पूरे पैसे भी ले लिए। तब उसके जीजा कहते हैं कि जो प्लाट है वो नहीं है और तुम इस घर से निकल जाओ, क्योंकि इस सास ससुर ने ये घर बड़ी बिटिया के नाम से कर दिया है, यानी कि मेरे नाम से कर दिया है, तुम्हारा इस घर में कुछ है नहीं। और फिर माता पिता भी यही कहते हैं कि बेटी तुम घर से निकल जाओ, और फिर संगीता को घर से भगा दिया जाता है। संगीता अब रोड पे आ जाती है। अब उसे लगता है, उसे गलती का, जो उसने गलती की थी तलाक देके, उसे लगता है कि काश मैं अपने पति के पास होती। नीरज मुझे कितना प्यार करता था, कितना मेहनती था, कितनी मेहनत से काम करता था, और मेरे सास ससुर मुझे कितना लाड़ दुलार करते थे। लेकिन अब पछताए होत क्या, अब जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या होना था। खैर वो कुछ पैसे उसके पास बचे थे, उस पैसों से वो आगे आती है कुछ। उसके बाद उन्नाव के और कानपुर के बीच में एक रोड पे एक ढाबा खोल लेती है छोटा सा, और ढाबा उसका ठीक ठाक चलने लगता है। वो अपनी बची कुची जिंदगी वहीं गुजारने लगती है। और फिर ये अचानक एक दिन नीरज मिल जाता है, उसका पति। जब नीरज पूरी बातें सुनता है तो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ जो गलत हुआ वो हुआ, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। से पूछती है कि क्या तुमने अभी शादी नहीं की। वो कहता है कि नहीं, आखिर मैं शादी करता ही क्यों, मुझे यकीन था कि अगर तुम मेरी माता पिता की नहीं हुई तो जो मैं दूसरी शादी करूंगा वो कैसे मेरे माता पिता की हो जाएगी और मुझे जीवन में उलाहना भी देगी कि तुम्हारी तो दूसरी शादी है, तुमने तो इसी मिलती। इसलिए ये सब सोचकर मैंने सोचा माँ बाप की सेवा मैं ही करूंगा, मैं जो है वो अब किसी और से शादी नहीं करूंगा। वो कहती है कि ठीक है। वो पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। वो हाँ में सर हिलाती है, और उसके बाद वो अपनी कार पर, अपनी गाड़ी पर ड्राइवर को कहता है कि इसको बैठाओ, और सुनीता को अपनी गाड़ी पर बैठाकर लखनऊ ना जाकर सीधा गाजियाबाद पहुंचता है। और गाजियाबाद जब पहुंचता है उसके माँ बाप देखते हैं, क्योंकि माँ बाप अब बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। माँ के मुंह से तुरंत ही निकलता है कि बेटा ये तो मेरी बहू है। इतने दिनों बाद भी आज भी वही प्यार माँ बाप के अंदर था जो पहले था उस बहू के लिए। अब उसका सर जो है वो शर्म से नीचे हो जाता है। एक गंदी सा कपड़े में, टूटा सा चप्पल पैर में, ये सब देखकर माता पिता बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं, सास ससुर बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं। खैर
वो लोग उसको प्यार से अंदर लेकर जाते हैं और प्यार से अंदर ले जाने के बाद नीरज अपने ड्राइवर से कहता है कुछ कपड़े, कुछ जोड़ी जूते, सैंडल वगैरह इनके लिए लेकर आओ। ड्राइवर चला जाता है, लेकर आता है। फिर वो नहाती धोती है, कपड़े पहनती है। आज भी वो ऐसी खूबसूरत लग रही थी जैसे नीरज उसे ब्याह कर लेकर आया था। माता के मुंह से निकलता है कि बेटा तुमने खाना खाया है कि नहीं। अचानक नीरज के मुंह से निकलता है, नीरज माँ ये वही पत्नी है मेरी जिसने 25 लाख रुपए मुझसे कोर्ट से लिए थे। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके आंखों में आंसू आते देख उसकी मां कहती नीरज की बेटा हो सकता है इसका दिमाग जो था उस समय वो किसी के बहकावे में चल रहा था। आज इसके जो आंसू निकल रहे हैं ये निस्वार्थ, निष्प्रेम, निश्चल आंसू हैं। बेटा ये पूरी तरीके से तुम्हारी हो चुकी है, हमारी अपनी हो चुकी है। एक बार तो नीरज कहता है कि माँ इसे मैं जो सहायता करनी थी वो कर दिया, क्या इसे वहीं छोड़कर आऊं। माता पिता से फैसला पूछता है। माता पिता कहते हैं नहीं बेटा इसको हम लोगों की जरूरत है और ऐसे में ये अब बिल्कुल निर्मल हो चुकी है मन से। ऐसे में इसे हमें अपनाना चाहिए। अब सास ससुर दोनों आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम मेरी बहू नहीं बेटी की तरह हो। हम तुम्हें ऐसे ही प्यार देते थे, तुम ही बिगड़ गई थी लोगों के कहने से, हम लोगों से झगड़ा करने लगी थी। अब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। पूरी तरीके से वो सुनीता, वो संगीता पूरी तरीके से सुधर जाती है। घर में फिर से एक बार खुशियां वापस चली जाती हैं। दोस्तों ये थी आज की पूरी कहानी। दोस्तों हमारे जीवन में, हमारे पास पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे शहर में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब आदमी, इंसान, महिला, पुरुष कोई भी वो अपने दिमाग से नहीं बल्कि पीछे किसी के दिमाग के कहने पर चलता है। लेकिन हकीकत यह है कि एक शादी होने के बाद एक पति का अगर कोई साथ देता है तो वो पत्नी है और पत्नी का कोई साथ आजीवन देता है तो वो पति है। परिवार जो होता है वो एक फूल की तरह होता है। उसे आप जितने अच्छे से संवारना चाहेंगे, जितने अच्छे से मिलकर रहेंगे वो फूल उतना ही अच्छा आगे चलकर खिलेगा। इसलिए परिवार के साथ कभी भी दिमाग से किसी दूसरे के कोई भी काम ना करें। हमेशा ईश्वर ने आपका दिमाग दिया है सोचने के लिए, आप अपने दिमाग से सोचकर क्या अच्छा है क्या बुरा है तभी निर्णय लें। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ये था कि अगर किसी को ये लगता है कि नहीं सब कुछ किसी दूसरे के दिमाग से सोचकर समझकर चलना चाहिए तो दूसरे के दिमाग से सोचकर समझकर आप सिर्फ बर्बादी के रास्ते पर और अपना नीचे जो जीवन का लक्ष्य है, जो जीवन है उसको नीचे ले जाने के अलावा ऊंचा आप कभी नहीं उठा सकते हैं। तो इसको हमेशा ध्यान में रखकर हर चीजों को करना चाहिए। फिलहाल उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी आपको पसंद आई हो तो कुछ जानने वाले लोगों तक शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।